नमस्कार। आप राजभूषण के साथ देख रहे हैं संपर्क आप तक। मैं अभी पटना जिले के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 के मसौढ़ी दक्षिणी क्षेत्र में हूँ, जहाँ के जिला परिषद रंजना देवी के पति अश्वनी कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो ये बताएंगे कि अभी इनके कार्य में क्या क्या विकास कार्य किया गया है और किन बिंदुओं पर इन्हें आगे कार्य करने की इच्छा है। अश्वनी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। हमारा क्षेत्र संख्या 21 है, जो बहुत ही एक पिछड़ा क्षेत्र कहिए या नक्सलवाद पहले लोग बोला करते थे आपके 2000 या 90 के दशक में। तो हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़क है, गली नली का काफ़ी अभाव रहा है। हमें तो फंड या पद के अनुसार फंड नहीं मिलता है, क्योंकि 7 पंचायत में हमें अगर हर साल बोला जाए तो 20 लाख के हिसाब से भी नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हमने जो काम किया है वो सबसे ज़्यादा नली का काम किया है, जिससे कि गांव में आपसी विवाद होते रहता था। तो हमने नली का काम किया है। कुछ हमने जो ग्रामीण रोड तो बन जाता है, लेकिन उसके गांव में आने जाने का संपर्क पथ का अभाव रहता है, उसका भी हमने काम किया है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो शिक्षा का हमने क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा कि बहुत सा हमारे जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर स्थिति में है, वो कभी भी गिर सकता है। जो कि आज हाल फिलहाल आपने बिहार में देखा होगा, उत्तरी बिहार में 4-5 दिन पहले कुछ बच्चे की मौत भी हो गई। तो हमने साधारण बैठक में, जो हम लोग जिला परिषद का साधारण बैठक होता है, उसमें हमने इस मुद्दा को उठाया, लेकिन उस मुद्दा पर अधिकारी लोगों ने कोई संज्ञान लेने का काम नहीं किया। हमारा एक पंचायत बसौर है, जो महादलित बस्ती का भी इस सरकार, जो नीतीश सरकार दलित और महादलित में भी खंडन किया, वो महादलित प्राथमिक विद्यालय का भी संज्ञान नहीं लिए। तो इस तरह से शिक्षा की जो बातें नीतीश जी बड़े बड़े करते हैं, तो हम नीतीश जी या सरकार से हमें किसी का हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गांव हमारे मूलभूत सुविधाएं, जो गांव के लोग आज भी, हमारे देश का हृदय गांव में बसता है, मैक्सिमम आबादी हमारे गांव में रहते हैं, उनका बच्चा को पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सा स्कूल को उत्क्रमित करके प्राथमिक को, मध्य को, उच्च को इंटर स्तरीय किया गया, लेकिन एक किताबी पढ़ाई से ही किसी का विकास नहीं होता है। उसमें खेल कूद की व्यवस्था होना चाहिए। आज कंप्यूटर का ज़माना है, हम 21वीं सदी में और 21वीं सदी में चले गए हैं, लेकिन सोच 19वीं सदी का रखे हुए हैं। वो भी एक बहुत बड़ी सरकार की कमजोरी या नाकामी बताइए। नहीं तो कहीं पे कंप्यूटर की व्यवस्था है, न कहीं लैब की व्यवस्था है, न कहीं पे आपका खेल कूद का अच्छा सा ग्राउंड है, न पुस्तकालय की व्यवस्था है। तो सरकार, हम लोग को इतना छोटा पद है कि हम लोग की आवाज़ को सरकार के कान तक नहीं जाता है। और यही जो विधानसभा सदस्य लोग हैं, हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन वो लोग भी इस बात को पुरजोर तरीके से सदन में नहीं उठाते हैं। और हम लोग की तो भाई, जब BDO, SDO, DDC नहीं सुनता है, तो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री की बात क्या करना है। बात रही स्वास्थ्य की, तो हमारे 7 पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र 7 पंचायत में नहीं है, लेकिन 1-2 पंचायत में है। जैसे आपका तिनेरी पंचायत में एक हाल फिलहाल में बना है, लेकिन हम तो जब भी गए उसमें ताला ही बंद रहा है। और आपका भगवानगंज तरफ हमारा 2 पंचायत है, वहाँ भी हमने कभी नहीं देखा है कि स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था। हर किसी को कोई फ़ोन करता है कि सर हमको ये है, तो उसको हम लोग राय देते हैं, किसी को अपने पैसे से, तो किसी को सुझाव दे के पटना बोलते हैं, पटना दिखाओ ठीक हो जाएगा, दिखवाते भी हैं, करते भी हैं। तो ये सब मिला के, और स्वास्थ्य की भी स्थिति बहुत बद से बदतर है। बात रह गई कि आगे आप चुनाव मतलब लड़ेंगे, तो आगे क्या आपका मुद्दा है। तो हमारा मुद्दा यही है कि हम कहेंगे कि जो हम पंचायत प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधियों को, ऊपर के अफसरों को हमारी समस्याओं, जो क्षेत्र के जनता के, पंचायत के जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है, उसकी हम लोग अगर
आगे शिकायत करते हैं तो उस पर पूरी तरह से सरकार को अविलंब उस पर कार्रवाई करना चाहिए, उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए सरकार को कि हम लोग को छोटी प्रतिनिधियों की भी बात अधिकारियों द्वारा सुना जाए, ताकि जो समस्याएं हैं उसकी सुलह हो। और पंचायत, जब महात्मा गांधी भी बोलते थे कि देश की आत्मा गांव में वास करती है, और हम लोग बड़े बड़े नेता लोग भाषण देते हैं कि महात्मा गांधी ये बोलते थे, लेकिन हम लोग कहाँ लोहिया जी का, महात्मा जी का, कर्पूरी ठाकुर जी का कहाँ हम लोग बात को फॉलो कर रहे हैं। आज भी हमारा समाज जो है, जो गांव किसी भी समुदाय का हो, गांव में रहने वाले के पास जाइए और जैसे मेरा बाइट ले रहे हैं वो लोग का भी लीजिए, क्या स्थिति है, क्या उसकी समस्याएं हैं, उससे सुनिए और उसको सरकार को उस चीज़ से अवगत कराइए, ताकि सरकार का ध्यान गांव में भी आकृष्ट हो। उसके बाद जो भ्रष्टाचार का स्थिति है, हमने बहुत सा शिकायत क्षेत्र भ्रमण के दौरान इंदिरा आवास में तब्दीली किया जा रहा है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि किसके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ, लेकिन लोग बोलते हैं कि हमसे 20,000 30,000 मांगा जाए। बताइए, जिसको घर बनाने के लिए पैसा नहीं है वो 30,000 रुपया भैंस बेच के, खेत इजारा करके, आखिर क्यों? जब उसका अधिकार है उस गरीब का उस पर, तो उसके लिए भी उसको पैसा क्यों देना पड़े? हम यहाँ 20,000 30,000 सुनते हैं, किसी सुनते हैं 40,000 रुपया इंदिरा आवास में लिया जा रहा है। और हमने इस बार मुखिया का भी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, क्योंकि हम जो काम गांव को लाभ पहुंचाना चाहते थे, हम जिला परिषद के माध्यम से नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि हमारे पास संसाधन की कमी है। और पंचायत का पूरा मालिक समझिए, जैसे बिहार का मुख्यमंत्री होता है स्टेट का, वैसे ही पंचायत का पूरा मालिक मुखिया होता है। और ज़्यादा हमारा तो 30-35 वर्ष का उम्र है, आज तक हमारे गांव में 1 इंच भी पीसीसी ढलाई का काम नहीं किया गया। जब हम जिला परिषद के माध्यम से हमने योजना दिया, तब जाके हमारे गांव में आज के डेट में 400 से 500 फीट पीसीसी ढलाई का काम हुआ है। तो इसके चलते और भी जो हमारे अति पिछड़े हैं, दलित भाई हैं, महादलित हैं, उन लोगों के यहाँ भी गए तो नहीं, हमने देखा कि सारा नली और गली जो है वो कच्चा ही है। तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम जिला परिषद तो चुनाव लड़ेंगे ही, उसके साथ साथ हम मुखिया का भी चुनाव हम अपने घर के सदस्य को लड़ाएंगे, ताकि हम जो गांव वालों को, जो गरीब लोगों को हमने सुविधा नहीं दे पाए, जो इंदिरा आवास में पैसा तब्दीली किया जा रहा है, या वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन है, जो भी जिससे मूलभूत सुविधाएं से दूर रहा है, हम उसको मुखिया, अगर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा और हमें उस पद पर हम काबिज हुए, तो उससे भी हम जो गरीब भोली भाली जनता है उसको हम इस चीज़ का लाभ दिलाने का काम करेंगे। यही मेरा पंचायत में मुखिया चुनाव लड़ने का भी उद्देश्य है। सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा की नीतियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य का तो हमने भी चर्चा किया ही कि स्वास्थ्य और शिक्षा का आज के डेट में बिहार में बहुत ही बद से बदतर स्थिति है, जो कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें अनुसरण भी करना चाहिए। जैसे हमने दिल्ली का केजरीवाल सरकार है, आज के डेट में वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में बच्चे लोग कम पढ़ने जाते हैं और सरकारी विद्यालय में ज़्यादा जा रहे हैं। उसका रिजल्ट का स्थिति भी 99.9, शायद हम आंकड़ा एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, लेकिन ऐसा ही कुछ 98 या 99% उसका रिजल्ट रहा है, जो कि प्राइवेट स्कूल से बढ़िया। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे पास क्या नहीं है? बिहार में हमारे संसाधन की कमी है, पढ़े लिखे प्रतिभाओं युवाओं की थोड़ी कमी है जो हमारे विद्यालय में जाके नहीं पढ़ाते हैं। और उससे बड़ा एक सरकार का है कि हम जब सिपाही का परीक्षा लेते हैं तो हम बहुत बड़ा उससे परीक्षा लेते हैं, बहुत तरह के एग्ज़ाम लेते हैं, और मास्टर का बहाली बिना परीक्षा का, उस मास्टर से हम क्या अपेक्षा रखेंगे कि बच्चों को पढ़ा पाएगा? तो शिक्षा की स्थिति भी हमारे समझ से बद से बदतर है। और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य हमें नहीं लगता है आज भी हमने आपके जैसे चैनल हैं
ETV भारत करके हैं मसौढ़ी के, उनका हम व्हाट्सएप पे देख रहे थे कि हमारा मसौढ़ी अनुमंडल अस्पताल बना है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था उससे बड़ा एक हॉस्पिटल बना है अनुमंडल अस्पताल। उसमें भी मूलभूत सुविधाएं से बहुत वंचित है। अब ना तो वहाँ पे एक्सरे होता है, ना अल्ट्रासाउंड होता है। तो बताइए यहाँ के किसी भी पब्लिक को कुछ कराने के लिए या तो प्राइवेट में पटना जाएगा और नहीं तो PMCH। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि PMCH का क्या स्थिति है, कि जानवर भेड़ का भी उतना स्थिति खराब नहीं है जितना कि स्वास्थ्य के चलते पब्लिक का दर का इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से इस काउंटर जाता है। तो स्वास्थ्य का भी हमारे समझ से सरकार को सुधार लाने की ज़रूरत है, और जो सरकारी डॉक्टर है उसको प्राइवेट क्लिनिक बंद करे सरकार, ताकि वो पूरा का पूरा अपना टाइम सरकारी हॉस्पिटल में दे सके और जन सेवा के भावना से देखे, नहीं कि पैसे कमाने के लिए। सरकारी ड्यूटी 2 घंटा करेगा, प्राइवेट अपना क्लिनिक में वो 10 घंटा 12 घंटा काम करता है। हमारे हिसाब से स्वास्थ्य में भी सुधार की ज़रूरत है। और सरकार, अगर किसी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य जिस दिन अच्छी गुणवत्ता वाली कर देगी, किसी गरीब जनता को ना तो कोई पेंशन और ना कोई सब्सिडी की ज़रूरत पड़ेगी हमारे समझ से। क्योंकि आज जो भी हम लोग सेविंग करते हैं वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए करते हैं, कि हम आगे अगर किसी बीमारी हो जाएगा तो करेंगे। तो जब हमको शिक्षा स्वास्थ्य जब अच्छी गुणवत्ता वाली हो जाएगी, जैसे दिल्ली सरकार कर रही है या इंडिया में ही हो रहा है, विदेशों के बाद छोड़िए, जो इंडिया में हो रहा है और अदर स्टेट में, उस तरह का हो जाए तो हमें क्या ज़रूरत है सब्सिडी का? किसान को और क्या किस चीज़ में खर्चा रहे? खाने के लिए किसान के पास, किसान पूरा देश का खिला रहा है, मजदूर पूरा देश को चला रहा है। अगर उसको शिक्षा स्वास्थ्य बच्चे को सही मिल जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि किसी का पेंशन और सब्सिडी की ज़रूरत है। सरकार को इस पर हमारे समझ से यही है, वो ध्यान देना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। अश्विनी कुमार जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, जन जन के मूल समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही विकास के हर पहलुओं पर इन्होंने अपने नज़रिए से सोचा है और उस पर कार्य करने की भी इनकी इच्छा है। साथ ही बिहार सरकार से इनकी एक आकांक्षा भी रही है